बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे ठीक होंगे। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट यूनिको पे। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में खासकर स्पेसिफिकली जो लोग एमए इंग्लिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मटेरियल है जो उनको हेल्प करेगा। और दूसरा पीपीएससी की प्रिपरेशन जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके हवाले से इसमें काफ़ी कुछ ऑब्जेक्टिव नॉलेज मौजूद है जो कि उन लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। तो चलिए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आने वाले लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के जो लिंक है, नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलें अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आज हम देखने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली इसमें 8 पीरियड्स हैं जो कि बड़े स्पेसिफिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम पहला जो एज है या पहला इरा है ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन पीरियड है 450 टू 1066, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 8 के 8 पीरियड्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैंने उनको एक लिस्ट यहाँ पे शेयर कर दी आप लोगों के साथ। पीपीएससी के हवाले से भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता हो। और उसके अलावा फर्दर हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या आज की जो हमारी वीडियो वो हम ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 टू 1066, बैकग्राउंड विद पोएटिक वर्क। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओल्ड इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से हुई। तो इसका हम क्योंकि हिस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कुछ बैकग्राउंड, कुछ व्यूज़ या कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हमारा होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब तक आपका बैकग्राउंड नॉलेज इसके मतलब बनेगा नहीं तब तक आपको इसकी समझ नहीं आनी चाहिए। तो पहली लाइन जो हमारा पहला पॉइंट है, ब्रिटेन वाज रूल्ड बाय रोमन इन 55 बीसी। तो ब्रिटेन जो ब्रिटिश है या ब्रिटेन जिसको भी हम कह रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे? तो इसकी हिस्ट्री पीछे ये है कि केल्ट्स जो ट्राइब्स थे जो उस वक़्त ब्रिटेन में रहते थे। अब वो कब से रह रहे हैं इसके मतलब अभी तक किसी भी बुक में सही तरह से मौजूद नहीं है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बस केल्ट से ट्राइब से जो बेसिकली एट द स्टार्ट वहाँ पे रह रहे हैं। उन लोगों ने रोमन्स को उस वक़्त इनवाइट किया था, वो खुद नहीं है, उन्होंने इनवाइट किया था रोमन ट्राइब्स को, रोमन एम्पायर को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप लोग आएँ। क्यों आएँ? इसलिए कि वहाँ पे जो जंगली या जो लोकल ट्राइब्स थे जिनको पिक्ट्स कहते हैं, पिक्ट्स ट्राइब के नाम से उनको हिस्ट्री की बुक्स में बयान किया गया है। उनके बहुत ज़्यादा अटैक होते थे ब्रिटेन के ऊपर या कैट्स के ऊपर। इस वजह से उन्होंने रोमन्स को दावत दी थी कि आप लोग आएँ और हमें इन ट्राइब से बचाएँ, क्योंकि वो खुद उनसे लड़ नहीं सकते थे। तो डेफ़िनेटली रोमन एम्पायर को उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आएँ। दैट्स व्हाई रोमन एम्पायर यहाँ पे आई और उन लोगों ने फिर कैट्स पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रूल की फ्रॉम काफ़ी टाइम यानी 55 बीसी में। अब यहाँ पे जब वो आए तो रोमन एम्पायर ने उस वक़्त का जो मज़हब था वो उस वक़्त क्रिश्चियनिटी काफ़ी हद तक फ्लोरिश हो रही थी, फैल रही थी। तो रोमन एम्पायर ने भी फर्स्ट सेंचुरी में 55 बीसी में उसको अडॉप्ट किया या उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। जब रोमन एम्पायर ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया तो उस वक़्त ब्रिटेन में भी ये फैलना शुरू हो गया। उसके बाद आस-पास के जो कॉन्टिनेंट थे वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी ने अपने कदम जमाने शुरू किए। तो उस वक़्त 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हुईं। एक तो क्रिश्चियनिटी एज़ अ रिलिजन के तौर पे उभर के सामने आया और मतलब पहले नंबर पे था। दूसरा लैटिन लैंग्वेज जो रोमन की लैंग्वेज थी, वो उस वक़्त अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो पूरे उसका जो कॉन्टिनेंट में थी, सबसे इम्पोर्टेंट लैटिन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस हासिल हुई क्योंकि वो उस वक़्त के जो रूलर थे वो रोमन थे और उनकी जो लैंग्वेज थी दैट्स व्हाई ये दोनों चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट, दोनों अहम पॉइंट सामने आए। उस वक़्त के जो लोकल ट्राइब्स थे पिक्ट्स टाइप, वो उनके जो अटैक करने के मकासद थे वो डिफरेंट थे। वो वेल्थ के लिए अटैक करते थे, मोनार्की के लिए वो अटैक करते थे और काफ़ी नुकसान करते थे उस वक़्त के जो कबाइल थे उनका। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब रोमन एम्पायर पे खुद से अटैक होना स्टार्ट हुई, उनके अपने कंट्री पे अटैक होना स्टार्ट हुई है, तो वो वहाँ से वापस जाने लगे और उन्होंने कैट्स को कहा कि हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी एम्पायर अंडर अटैक है। दैट्स व्हाई वी वांट टू गो। तो उसके बाद ब्रिटेन या कैट्स उन्होंने जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट किया कि आप लोग आएँ और आप आगे हम हमारी हमें मतलब महफूज़ रखें पिक्ट से, क्योंकि उनके अटैक तो उस वक़्त तक चल रहे थे। अब जब इन्होंने इनवाइट किया जर्मेनिक ट्राइब्स को,
तो जर्मैनिक ट्राइब्स में ये बात एक सामने होनी चाहिए कि उस वक्त 3 ट्राइब्स थे तकरीबन, जिनको इन्होंने इनवाइट किया था। उसमें एक एंगल्स से, दूसरे सैक्सन थे और तीसरे ज्यूट से। ये तीनों कबाइल इनकी इनविटेशन पे यहाँ पे, ये उस वक्त जब रशिया था उसका एक हिस्सा था, तो रशिया के ये जर्मनी और ये सारा एक ही मतलब उस वक्त तस्वर किया जा रहा था। तो वहाँ से वो समुंदर की तरफ से सफ़र करके वो यहाँ पे आए, यहाँ पे वो सेटल हुए। अब उनका यहाँ पे आके और यहाँ पे रहने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ था। वो उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, वो बल्कि यहाँ पे आए, वो कल्चर का हिस्सा बने। उसके बाद उन्होंने कल्चर का हिस्सा बन के उस कल्चर को अडॉप्ट करके वहाँ पे अपनी डोमिनेंस शो किया, और फिर उन्होंने अपना सेपरेशन स्टार्ट किया। और जो कैट्स थे या ब्रिटेन थे, उन पे फिर उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक हुकूमत की। अब ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन क्यों है, सॉरी, का नाम ब्रिटेन क्यों था, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कैट्स को का एक नाम ब्रिटेन भी था, तो इनके नाम की बेस पे इस एरिया को भी ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको इस हवाले से पता होने चाहिए। आगे ओल्ड इंग्लिश का आगाज़ कैसे हुआ? तो ओल्ड इंग्लिश बेसिकली दो लैंग्वेज से मिलकर बनी है। इसका जो कम्बिनेशन है वो दो लैंग्वेज से मिलकर मतलब बना है। एक तो लैटिन लैंग्वेज, जो कि उस वक्त रोमन एम्पायर यहाँ पे छोड़ के गई, नेटिव स्पीकर्स की लैंग्वेज लैटिन थी। और जब जर्मैनिक ट्राइब्स मतलब एंगल्स और सैक्सन और ज्यूट्स यहाँ पे आए, तो उनकी एक लैंग्वेज थी जर्मनी, जो कोलोनाइजर थे यहाँ पे, उनकी लैंग्वेज थी। तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपस में मिली तो एक नई लैंग्वेज वजूद में है, जिसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। मतलब वो पहले पिजन लैंग्वेज थी, फिर पिजन से वो अगली नस्लों में जब ट्रांसफ़र हुई तो वो ओल्ड इंग्लिश अपनी एक स्पेसिफिक पहचान के साथ फिर सामने आई। लेकिन ये काफ़ी टफ थी, इसमें कोई राइम रिदम और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो डेट्स वाई ये काफ़ी मुश्किल तस्वर की जाती थी। और फ्रेंच लैंग्वेज इसके साथ पैरेलल चल रही थी, इसके साथ इंग्लिश के साथ एक पैरेलल लैंग्वेज जो चल रही थी उस दौर में, वो आप कह सकते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब 5वीं छठी सदी सदी के अंदर उस वक्त एडी में, 5th या 6th एडी में जो लिटरेचर का आगाज़ हुआ वो ओरल लिटरेचर का उस वक्त दौर था। वो अपनी जो स्टोरीज थी या अपना जो लिटरेचर था, प्रोज थी, जो भी था, वो सारा कुछ ओरली बयान करते थे, क्योंकि लिखना पढ़ना अभी तक उन लोगों को पता नहीं था। फिर बाद में उन लोगों ने अपने जो लिटरेचर का आगाज़ किया था वो रोमन से, उन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट सीखे और उसके बाद पिक्चर से अपनी बातों को कन्वे करना सीखा। तो फिर उसमें उन्होंने रिटन लिटरेचर का आगाज़ किया। तो रिटन लिटरेचर का आगाज़ बेसिकली उस वक्त ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ही फर्स्टली प्रमोट हुआ था, क्योंकि उसमें लैटिन लैंग्वेज की भी अमेज़ें शामिल है, उसमें जर्मनिक लैंग्वेज की भी है। इस वजह से आजकल की जो इंग्लिश है इसमें भी लैटिन लैंग्वेज के काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, और ये काफ़ी मुश्किल तस्वुर की जाती थी उस वक्त की जो इंग्लिश थी। तो ये ओल्ड इंग्लिश के आगाज़ के मुतालिक कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बताना। अब थर्डली चलते हैं कि पोएटिक वर्क उस वक़्त कौन से थे, क्योंकि हर इरा के अंदर जो हम, क्योंकि हम लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पोएट्री है, प्रोज़ है, या उसमें कौन-कौन से क्या-क्या वर्क हुए हुए हैं। तो पोएट्री के हवाले से हम बात करते हैं तो ब्यूवल्फ फर्स्ट इंग्लिश एपिक वर्क था जो आज तक अभी तक इस लिटरेचर में मौजूद है और कंप्लीटली मौजूद है। इसके ऑथर के मतलब ज़्यादातर जो जितना भी काम हुआ हुआ है ओल्ड इंग्लिश में या ओल्ड एज में जो भी काम हुआ हुआ है, उसके ऑथर्स के नाम सही तरह से अभी तक किसी को भी पता नहीं है, या वो लिखे नहीं थे या वो बयान नहीं थे। जो भी लिटरेचर उस वक्त मौजूद था उसमें उनके ऑथर्स के मतलब कोई कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। कुछ हैं जो कि अभी तक मौजूद हैं, जिनके मतलब जो नाम सामने हैं वो आगे चल के हम उनका जिक्र भी करेंगे। तो इसका ऑथर भी सेम एज ब्यूअर का इज एनोनिमस है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रेव यंग मैन ब्यूवल्फ, और इसकी जो तकरीबन ये सबसे बड़ी एपिक है और 3182 लाइन्स पे लिखी गई है। उसके बाद अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स जो थे ओल्ड एज के, वो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वो कर दिए हैं, उनके रेफरेंसेस दे दिए हैं। आप लोग इसको रीड आउट कर सकते हैं एज अ जनरल नॉलेज के तौर पे, वरना उनको स्पेसिफिक इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें विटसेट है, उसके बाद जेनेसिस ए है, जेनेसिस बी है, उसके बाद हस्बैंड्स मैसेज है, क्रिस्ट एंड सैटन है, डैनियल है। तो ये नेम्स हैं कुछ इस तरह के, आप उनको रीड आउट कर लें ताकि आपको पता हो कि ये जो लिटरेचर है ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में या ओल्ड इरा में डेवलप हुआ था। इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, उस वक्त के जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे तकरीबन चार नेम्स हैं स्पेसिफिकली, तो 3 नेम हैं। उसके अलावा एक चौथा नेम है अल्फ्रेड का, वो प्रोज के हवाले से उसको जाना जाता है या फिर लिटरेचर लिखने के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं उसमें साइन वुल्फ है, उसके बाद कैडमोन है, उसके बाद बेड है।
अब साइन वुल्फ जो है वो रिलीजियस पोएम के हवाले से बड़ा फेमस है। उसके जो 4 फेमस वर्क हैं उसमें जूलियना है, द फेथ ऑफ द अपोस्टल है, क्रिस्ट है, उसके बाद एलन है। ये हमेशा से क्रेडिट किए जा रहे हैं कि एक तरह से यूनिक राइटिंग के हवाले से इनको पहचाना जाता है। और उसके अलावा जो अगला राइटर है हमारा वो कैडमन है। तो कैडमन इस वजह से फेमस है कि इसकी हाइमेन एक पोएम थी 9 लाइन्स की जो इसने लिखी थी, वो बड़ी फेमस है इसके हवाले से। और तकरीबन 6 और 7 सेंचुरी में ये जो राइटर्स गुजरे हैं उस वक्त के ग्रेट वर्क या ग्रेट राइटर्स के तौर पे इनको याद रखा जाता है। बड़े फेमस नेम है उस वक्त के हिसाब से। उसके अलावा बेड है, ये 673 और 735 में तकरीबन ये गुजरा है। इसको वेनरेबल बेड के नाम से इसको पहचाना जाता है ओल्ड इंग्लिश इरा के अंदर। और एज ये जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर, इसको फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर के तौर पे भी पहचाना जाता है। और द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, ये 2 टाइटल्स हैं जो इसके साथ मंसूब हैं बेड के साथ। और इसने बहुत सारा वर्क लिखा है जो एक्सक्लूसिवली लैटिन लैंग्वेज के अंदर है। और इसके कुछ नेम है जो कि ट्रांसलेशन इसने की थी, जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन इनटू एंग्लो सैक्सन। ये इसका वर्क लॉस्ट हो गया था, मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। उसके अलावा इसका वर्क है द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंग्लैंड का जो वर्ड है, तो इंग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है, या एंजल लैंड क्यों कहा जाता है? पहले इसका नाम था एंजल लैंड, जब ब्रिटेन से ये चेंज हुआ है एंजल लैंड के ऊपर। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब एंग्लो सैक्सन एंजल सैक्सन और जूट्स कबीले यहाँ पे आके या ट्राइब्स यहाँ पे आके सेटल हुए और उन्होंने अलग अलग एरियाज में अपने आप को सेटल किया, फिर उस कल्चर का हिस्सा बने। तो जूट्स जो थे वो इतने लंबा अरसा नहीं चले। सैक्सन जो थे वो कुछ अरसा यहाँ रहे, फिर वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो एंजल्स थे, एंजल्स ने बड़े लंबे हुकूमत की, वो तकरीबन 600 साल तक उन्होंने हुकूमत की ब्रिटिश के अंदर। और उन्हीं की बेस पे इसको पहले एंजल लैंड कहा जाने लगा, फिर उसके बाद इंग्लैंड, और फिर आजकल का इंग्लैंड, उसी के नाम को फिर आगे कन्वर्ट करके फिर उसको, ये इसकी तकरीबन एंजल लैंड के नाम की हिस्ट्री है कि वो उसके नाम से कन्वर्ट हुआ, ब्रिटेन से कन्वर्ट हुआ एंजल लैंड के ऊपर, और फिर उसके बाद इंग्लैंड के ऊपर आया यहाँ पे। तो उसके अलावा क्रिश्चियन प्रोज का इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एज अ पॉपुलर रिलीजन के तौर पे उस दौर के अंदर मौजूद थी। तो उस वक्त क्रिश्चियन प्रोज ने भी बड़ा इम्पोर्टेंट मकाम अपना रखा, प्रोज के अंदर काफ़ी काम हुआ। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है वो किंग अल्फ्रेड है। इसने बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया फ्रॉम लैटिन टू ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा जोर था वो ये था कि ही वांट्स टू एजुकेट द पीपल्स, ठीक है। तो वो कहता था कि लोगों को आप एजुकेट करें, उनको लिखना पढ़ना सिखाएं। तो इसके काफ़ी सारे काम हैं जो कि इसने किए हुए हैं अपने इस इरा में। ये तकरीबन 8 और 9 सेंचुरी के दरमियान में इसका इरा है जो कि गुजरा है। तो आई होप सो आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे हुए होंगे इस वीडियो से, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इसके अलावा इसके जो बाकी थोड़ा सा इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी थी, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दी यहीं पे। तो इसका जो बाकी नॉलेज है या बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर। और तकरीबन 1066 तक, नॉर्मंडे तक हम इसको लेके चलेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे इस इरा को। यहाँ पे 1066 में इस इरा का एंड होता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड का एंड हो जाता है। तो उसकी कुछ चीज़ें और हैं जो हम अगली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।